क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि सिर्फ एक गाय को बैठने के लिए नरम रबड़ मैट देने से उसके दूध की पैदावार में 15% तक इजाफा हो सकता है? आज हम गांव के उस रिवायती मंजर को मुकम्मल तौर पर भूलने वाले हैं जहां चंद जानवर बंधे होते हैं और अंदाजे पर काम चल रहा होता है। आज गुफ्तगू होगी हाई परफॉर्मेंस बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज की। हमने इस गहरे जायजे के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की पेश करदा डेयरी काउ मैनेजमेंट गाइड 2026 का अंबार लगाया है ताकि इन दस्तावेजात का असली निचोड़ निकाला जा सके। और सच बताऊं तो ये जायजा वाकई आंखें खोल देने वाला है। देखिए, अगर कमर्शियल डेयरी बिजनेस में बेहतरीन मुनाफा कमाना मकसूद है तो हमें अंदाजे और रिवायती सोच से बाहर आना होगा। इस पूरी गाइड में हर उस साइंटिफिक कदम को वाजे किया गया है जो एक आम फार्म को, यानी एक सिंपल सेटअप को, एक निहायत मुनाफा बख्श फैक्ट्री में तब्दील कर देता है। बिल्कुल। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग का तारुफ। यहाँ सबसे पहले मैं खास तौर पर जनाब मोहम्मद जावेद कमर का जिक्र करना चाहूंगी, जो सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्री कंसल्टेंट हैं। इस गाइड में उनकी जदीद ज़राअत पर रहनुमाई साफ नजर आती है। उन्होंने आदाद और शुमार से ऐसी बुनियाद रखी है जो वाकई चौंका देने वाली है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप पहला पॉइंट देखें इकोनॉमिक बैकबोन का, उन्होंने वाजे किया है कि मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी दरअसल यही लाइफ स्टॉक है। इसका कौमी ज़राई GDP में 7% से ज्यादा हिस्सा है, जो इसकी शदीद अहमियत को जाहिर करता है। 7%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है रूरल लाइवलीहुड्स, यानी देही रोजगार। अच्छा, इसका मतलब है कि लाखों खानदानों का रोजगार, उनकी खुराक और बकाया बराह रास्त दूध और गोश्त की इंडस्ट्री पर मुनहसर है। सही कहा आपने। लेकिन मसला यह है कि लोग अभी भी पुराने तरीकों पर हैं। यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पॉइंट आता है। वक्त की अहम तरीन जरूरत यह है कि रिवायती देखभाल से निकलकर जदीद और फार्मूला पर मबनी साइंटिफिक तरीकों की तरफ मुंतकली की जाए। अच्छा, यानी अंदाजे पर नहीं, पूरे हिसाब किताब पर काम हो। बिल्कुल। और इसका मकसद चौथा पॉइंट है इनकम मैक्सिमाइजेशन, यानी आमदनी में इजाफा। मुनासिब रिहाइश, बर वक्त वैक्सीनेशन और मुतवाजन खुराक बराह रास्त फार्म की आमदनी में वाकई नुमाया इजाफा करते हैं। जबरदस्त। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मकामी बामुकाबला गैर मुल्की नस्लें और उनका जायजा। यहाँ पहला पॉइंट जेनेटिक फाउंडेशन का है। मैं सोच रही थी कि नस्ल का इंतखाब इतना जरूरी क्यों है। देखें, डेयरी फार्मिंग की कामयाबी का तमाम इन्हिसार इस बात पर है कि इलाके के मौसम के मुताबिक दुरुस्त नस्ल का इंतखाब किया जाए। अगर आपकी जेनेटिक फाउंडेशन ही ठीक नहीं तो आप फार्म को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। अच्छा, तो यहाँ लोकल रेजिलियंस यानी मकामी नस्लों की कुव्वत मुदाफियत का पॉइंट सामने आता है। मुझे हैरत हुई ये पढ़कर कि हमारी मकामी नस्लों में सख्त गर्मी और बीमारियों के खिलाफ इतनी बेमिसाल मुजाहमत होती है। वाकई होती है। लेकिन फिर तीसरा पॉइंट देखें एक्सोटिक आउटपुट का। जो दरामदशुदा यानी गैर मुल्की नस्लें हैं, वो हयातियाती तौर पर दूध की बहुत भारी पैदावार के लिए जानी जाती हैं। उनका दूध देने का इंजन बहुत बड़ा होता है। तो फिर यहाँ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट यानी हिकमत अमली का तवाजुन जरूरी हो जाता है। हमें फार्म के माहौलियाती कंट्रोल और उस मुंतखब नस्ल की जरूरियात के दरमियान तवाजुन लाजमी कायम करना होगा, वरना हम फेल हो जाएंगे। सही पकड़ा है आपने। दोनों एक्सट्रीम्स को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बेहतरीन मकामी नस्लें साहिवाल, चोलिस्तानी और रेड सिंधी। इसमें साहिवाल एक्सीलेंस की अगर बात करें तो ये नस्ल दुनिया भर में गर्मी बर्दाश्त करने और दूध में चिकनाई की ज्यादा मिकदार के लिए मशहूर है। और इसी के साथ चोलिस्तानी अडेप्टेबिलिटी भी देखें। ये नस्ल पानी की कमी वाले खुश्क इलाकों में भी बेहतरीन परवरिश पाती है और मुसलसल दूध देती है। मतलब सहराई माहौल के लिए ये बेहतरीन है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट जो रेड सिंधी विगर का है, इनकी बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वत मुदाफियत इन्हें एक काबिल एतमाद और कम खर्च नस्ल बनाती है। लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो चौथा पॉइंट है टिक रेजिस्टेंस का। हाँ, छेचड़ों के खिलाफ मुजाहमत। बिल्कुल। ये कुदरती दिफाई निजाम कितना अजीब है कि इनकी मोटी और ढीली जिल्द इन्हें कुफैली कीड़ों से महफूज रखती है। यही तो कुदरत का कमाल है। इन मकामी नस्लों को स्पेसिफिकली इस मौसम के लिए डिजाइन किया गया है। सही। अच्छा, अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गैर मुल्की नस्लों की खुसूसियात। यहाँ होल्स्टीन फ्रीजियन यील्ड के आयदादो शुमार तो वाकई हैरान कुन है। मुनासिब इंतजाम के साथ ये सालाना 6000 से 8000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती हैं। और दूसरे नंबर पर जर्सी एफिशिएंसी आती है। जर्सी गाय की खासियत यह है कि वो कम खुराक में ज्यादा और गाढ़ा दूध पैदा करती है, यानी उसके दूध में मक्खन वाली चिकनाई बहुत भरपूर होती है। लेकिन एक सवाल यहाँ जहन में आता है, ये क्लाइमेट सेंसिटिविटी वाला पॉइंट इनके लिए हमारा आम माहौल काफी क्यों नहीं होता? असल में इनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि इन्हें गर्मी बहुत लगती है। गर्मी के दबाव से बचने के लिए इन्हें इंतहाई जदीद और हवादार शेड्स की जरूरत होती है, वरना इनकी प्रोडक्शन गिर जाती है। अच्छा, तो ये बड़ा मसला है। और फिर इनकी न्यूट्रिशनल डिमांड भी भारी होती है। इन नस्लों के लिए रोजाना साइंटिफिक उसूलों पर तैयार करदा वंडा फराहम करना बिल्कुल लाजमी है। आम घास से काम नहीं चलेगा।
हरगिज नहीं, उन्हें प्रॉपर नपा तुला राशन चाहिए होता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है धौगली नस्ल की अफादियत और खुसूसियात। यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग यानी धौगली नस्ल पर फोकस है। मुझे इसकी जेनेटिक्स के हवाले से समझाइए, ये हाइब्रिड वेगर क्या बला है? देखिए, जिनियाती साइंस की रोशनी में दोगली नस्ल अपने दोनों वालिदैन की बेहतरीन जिनियाती खुसूसियात विरासत में हासिल करती है, यानी उसमें मुकामी नस्ल की मजबूती और गैर मुल्की नस्ल की पैदावार दोनों शामिल हो जाती हैं। यही हाइब्रिड वेगर है। ओह वाओ, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और इसका नतीजा फिर बैलेंस्ड आउटपुट में निकलता है? जी, ये खालिस गैर मुल्की नस्लों की तरह नाजुक नहीं होती, लेकिन मुकामी नस्लों से कहीं ज्यादा दूध देती हैं। बिल्कुल। और तीसरी चीज, इनकी डिजीज रेजिलियंस। इनमें हमारी मुकामी बीमारियों के खिलाफ कुदरती कुव्वत मुदाफियत काफी हद तक बरकरार रहती है, जो कि फार्म को बड़े नुकसान से बचाती है। अच्छा, यानी ये इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट है। तरक्की पजीर ममालिक के सख्त मौसमी हालात में कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए ये सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श और हकीकत पसंदाना मॉडल है। 100% सही कहा आपने। पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिए यही अप्रोच सबसे बेहतर काम करती है। चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है क्लीन, हवादार और कुशादा शेड्स के जरिए बेहतरीन रिहाइश। रिहाइश का पहला उसूल है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। गाइड कहती है कि तंग जगहें जानवर पर जहनी दबाव डालती हैं, जिससे दूध की पैदावार बराह रास्त कम हो जाती है। उसकी वजह हार्मोन्स हैं। तनाव में दूध बनने का अमल रुक जाता है, इसीलिए मैक्सिमम वेंटिलेशन यानी हवादार शेड्स बहुत जरूरी हैं। और इससे जहरीली गैसों का भी मसला हल होता है ना। ताज़ा हवा की मुसलसल आमद और रफ्त अमोनिया जैसी जहरीली गैसों को खारिज करती है और जानवरों को सांस की बीमारियों से बचाती है। सही बात है। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी लाजम है। गायों के लिए इतनी खुली जगह होनी चाहिए कि वो आसानी से खड़ी हो सकें, बैठ सकें और अपना जुगाली का अमल कर सकें। और ऊपर से छत का भी ख्याल रखना है। रूफ आर्किटेक्चर ऐसा हो कि ऊंची और इंसुलेशन यानी तपिश रोकने वाले मवाद वाली छतें हों, जो सूरज की गर्मी से बचाने का पहला डिफा बन सके। बिल्कुल। और छत के बाद फौरन फर्श का मसला आता है। हाँ, तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है खुरियों की सेहत के लिए खुश्क और फिसलन से पाक फर्श का इंतजाम। यहाँ इंजरी प्रिवेंशन पर जोर है। गीली या फिसलन वाली जमीन जानवरों के गिरने, हड्डियां टूटने और जोड़ों के शदीद नुकसान का सबब बनती है। इसीलिए दूसरा पॉइंट ग्रूव्ड कंक्रीट का है। फर्श को इस तरह खुरदरा बनाना चाहिए कि जानवर के खुरों को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी ग्रिप मजबूत रहे। और साथ ही ड्रेनेज स्लोप्स यानी निकासी आब की ढलवान ऐसी हो कि पेशाब और पानी फौरन निकल जाए, ताकि वहाँ बदबू और जरासीम पैदा ही ना हो। लेकिन इसमें चौथा पॉइंट सबसे हैरान कुन था मेरे लिए, रबड़ मैटिंग का इस्तेमाल। ओह, ये तो एक गेम चेंजर है। ये एक तस्दीक शुदा हकीकत है कि रबर मैट पर सुकून से आराम करने से जानवर का तनाव कम होता है, खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिससे दूध की पैदावार में 10 से 15% तक नुमाया इजाफा होता है। सिर्फ नरम मैट बिछाने से 15% इजाफा? ये वाकई एक कमर्शियल अप्रोच है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है बछड़े की पैदाइश के वक्त नाक की सफाई और नाफ का इलाज। यहाँ हम जिंदगी के पहले नाजुक लम्हात की बात कर रहे हैं। पहला कदम एयरवे क्लियरेंस है। हाँ, पैदाइश के फौरन बाद बछड़े के मुंह और नाक से लेसदार मादा साफ करना चाहिए ताकि वो फौरन आसानी से सांस ले सके। अगर वो सांस नहीं लेगा तो अगला कोई स्टेप काम नहीं आएगा। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेप स्टिमुलेटिंग सर्कुलेशन है। बछड़े को अच्छी तरह रगड़ कर खुश्क करना ताकि उसे सर्दी न लगे और उसके खून की गर्दिश तेज हो। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम चीज जो लोग भूल जाते हैं, नावल ट्रीटमेंट यानी नाफ का इलाज। नाफ की नाली को काटकर फौरन 7% आयोडीन के महलूल में डुबोना इंतहाई जरूरी है। मैं इसी बारे में पूछना चाह रही थी कि इसे इन्फेक्शन बैरियर क्यों कहते हैं? सफाई तो आम पानी से भी हो सकती है। देखिए, नाफ बराह रास्त जानवर के खून और जिगर से जुड़ी होती है। अगर आयोडीन से सफाई नहीं होगी तो मिट्टी के खतरनाक माहौलियाती बैक्टीरिया सीधा खून में शामिल हो जाएंगे। आयोडीन उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। सही, समझ आ गई बात। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पैदाइश के पहले 2 घंटों के अंदर बोली यानी कोलेस्ट्रॉम पिलाने की साइंटिफिक अहमियत। इसमें पहला पॉइंट ही द गोल्डन विंडो का है। ये इतना इंतहाई जरूरी क्यों है कि पहले 2 घंटों में ही बोली पिलाई जाए? असल में पैदाइश के बाद सिर्फ पहले चंद घंटों तक ही बछड़े की आंतें एंटीबॉडीज को बराह रास्त जज्ब कर सकती हैं। उसके बाद ये रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है। ओह, तो इसीलिए इसे लिक्विड गोल्ड यानी माए सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बॉली माँ की तरफ से मिलने वाले मुदाफियाती खलियों से भरपूर होती है और बछड़े के लिए पहली और सबसे अहम वैक्सीन का काम करती है। बिल्कुल। और सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं, इसका तीसरा फायदा डाइजेस्टिव क्लेंजिंग भी है। ये बोली आंतों को मुतहर्रिक करती है और बछड़े को पहला फुजला यानी मेकोनियम खारिज करने में बड़ी मदद देती है। तो इसका मतलब है कि सर्वाइवल रेट इसी पर मुनहसिर है। अगर किसी बछड़े ने बर वक्त बॉली ना पी तो वो जल्द मरने और जिंदगी भर कमजोर रहने के शदीद खतरे का शिकार रहेगा। ये वाकई एक बड़ा वार्निंग साइन है हर फार्मर के लिए। 100%।
जो बछड़ा बोली नहीं पीता वो कभी अच्छा परफॉर्मर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बछड़े की खुराक और दूध छुड़ाना। बोली के बाद मिल्क अलाउंस का हिसाब रखना होता है। बछड़े को रोजाना उसके जिस्मानी वजन का 10% दूध मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके पिलाना चाहिए। और साथ ही दूसरे हफ्ते से काफ स्टार्टर शुरू कराना चाहिए। ये ज्यादा प्रोटीन वाला दाना होता है जो बछड़े के मैदे को जल्द ठोस खुराक के लिए तैयार करता है। अच्छा, और तीसरे दिन से फ्रेश वाटर एक्सेस भी लाजमी है ताकि वो ठोस खुराक को इजीली हजम कर सके। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है ग्रेजुअल वीनिंग का, यानी जब बछड़ा ठोस खुराक तेजी से खाने लगे तो 8 से 12 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता दूध छुड़ा लिया जाए। सही कहा, अचानक दूध नहीं छुड़ाना, बेतदरीज कम करना है। समझ गई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बच्चियों की देखभाल और पहली हमलगी के लिए तैयारी। यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग की अहमियत पे जोर दिया गया है, क्योंकि मुसलसल वजन बढ़ना अहम है। ये बच्चियाँ ही तो फार्म का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ टारगेट वेट का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। नस्ल कशी एज के बजाय वजन पर होनी चाहिए। जब बच्ची अपने बालिग जिस्मानी वजन का 60 से 65% तक पहुंच जाए तभी पहली दफा ये अमल कराना चाहिए। यहाँ न्यूट्रिशनल प्रिसीजन यानी मुतवाजिन खुराक की एहतियात जरूरी हो जाती है। गाइड में क्लियर लिखा है कि बच्ची को हद से ज्यादा मोटा होने से बचाना चाहिए, वरना उसके हवाने यानी अडर की नशोनुमा और दूध की सलाहियत हमेशा के लिए मुतासिर हो सकती है। ये गलती अक्सर फार्म्स पर होती है कि वो बच्चियों को बहुत चर्बी चढ़ा देते हैं, जो नुकसानदेह है। इसके बाद प्री कैल्विंग केयर आती है। पैदाइश से 21 दिन कबल खुराक को स्पेसिफिकली तब्दील किया जाता है ताकि जानवर का जिस्म आने वाले वक्त में दूध की भारी पैदावार के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। जबरदस्त। चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है दूध देने वाली गायों की ग़िज़ाई जरूरियात। अब मैं प्रोडक्शन शुरू। यहाँ द बैलेंस्ड रेशन सबसे अहम है। दूध की पैदावार के मुताबिक प्रोटीन, चकनाई, फाइबर और मादनियात का साइंटिफिक मुरक्कब देना होता है। हाँ, और इसमें 2 चीजें बुनियादी हैं, एनर्जी एंड प्रोटीन। ये वो अज्जा हैं जो दूध की मिकदार बढ़ाने और साथ ही जानवर की अपनी सेहत बरकरार रखने में मददगार होते हैं। लेकिन इसके साथ क्रूशल फाइबर की भी बड़ी अहमियत है ना। ये जुगाली के अमल को बेहतर बनाता है और जानवर के मैदे की तेजाबियत यानी पीएच को बिल्कुल मुतवाजन रखता है। अगर पीएच आउट हुई तो सब तबाह हो जाएगा। सही बात है। अगर राशन बैलेंस्ड नहीं होगा तो चौथा मसला आएगा, यानी यील्ड डिफिसिट। गैर मुतवाजन खुराक की वजह से जानवर अपने जिस्म की रिजर्व तवानाई जाया करने लगता है और नतीजा ये निकलता है कि दूध की पैदावार अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अच्छा, तो यहाँ कैलकुलेशन लाजमी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सब्ज चारे और खुश्क चारे का तवाजुन। यहाँ मिक्सिंग बैलेंस का बताया गया है कि बेहतरीन पैदावार के लिए जानवर की खुराक में 60 से 70% सब्ज चारा और 30 से 40% खुश्क चारा या वंडा होना चाहिए। बिल्कुल, और ग्रीन वाइटैलिटी को देखें तो सब्ज चारे की इफादियत मुसल्लम है, जैसे बरसीम जिसमें सर्दियों में 18 से 20% तक प्रोटीन होती है, या मकई और लूसर्न जो आला गजाइयत फराहम करते हैं। लेकिन ड्राई चीजों का क्या किरदार है? ड्राई रफिज मैजिक यानी खुश्क चारे का क्या कमाल है, जैसे गंदम का भूसा या चावल की पराली? मैं बताती चलूं कि गाइड इस बात पर जोर देती है कि सूखा चारा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हजमे की पूरी साइंस का हिस्सा है, ताकि फाइबर बरकरार रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर हम इनकी वॉल्यूमेट्रिक नीड्स की बात करें तो औसतन 20 लीटर दूध देने वाली गाय को रोजाना 30 से 40 किलो ताजा सब्ज चारा और 4 से 6 किलो खुश्क चारा दरकार होता है। ये पेट भरने की साइंटिफिक मेजरमेंट है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वंडा का इस्तेमाल और ज्यादा दूध की पैदावार का राज। ये वंडा वाकई एक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। इसे यदि आउटपुट मल्टीप्लायर कहा गया है। ये किस तरह बराह रास्त दूध में इजाफा करता है? देखें, ज्यादा दूध देने वाले जानवरों में सब्ज चारे से कुछ न कुछ ग़िज़ाई कमी रह जाती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मुकम्मल और साइंटिफिक वंडा ही पूरा कर सकता है। ये एनर्जी की कमी को फौरन कवर करता है। अच्छा, यानी कैलकुलेटेड डोसेज होती है इसकी। हर 2.5 से 3 लीटर दूध के बदले 1 किलो कमर्शियल वंडा इस्तेमाल कराना चाहिए, यानी 20 लीटर की पैदावार के लिए औसतन 4 से 6 किलो वंडा। बिल्कुल, और तीसरा पॉइंट, मिनरल इंटीग्रेशन मत भूलिए। 50 से 100 ग्राम मियारी मिनरल मिक्सचर लाजमी देना चाहिए, जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जानवर को बचाता है। और इसमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की पॉलिसी आती है। साइंटिफिक उसूलों पर तैयार करदा वोंडा न सिर्फ दूध की मिकदार बल्कि उसमें जो चकनाई होती है यानी बटर फैट, उसका भी जामिन होता है। सही कहा आपने, अच्छी क्वालिटी का वोंडा डायरेक्ट मुनाफा है। तो ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पानी की हमावक्त फराहमी और ज्यादा पैदावार के लिए इसकी अहमियत। गाइड में पानी को द लिक्विड कोर कहा गया है, क्योंकि दूध में 85 से 87% हिस्सा तो पानी का ही होता है। ये दूध बनने का सबसे बुनियादी अंसर है और इसीलिए इसकी मैसिव डिमांड होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? दूध देने वाली एक सिंगल गाय को रोजाना कम से कम 60 से 70 लीटर ताजा पानी दरकार होता है। 100 लीटर, ये तो बहुत ही गैर मामूली मिकदार है। हैरत होती है सुनकर, लेकिन चलिए लॉजिक समझ आती है जब हम 4.1 रेशियो को देखते हैं। तहकीक के मुताबिक सिर्फ 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए जानवर को 4 से 5 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है। हाँ, और सिर्फ पानी नहीं,
टेम्परेचर एंड प्यूरिटी भी मैटर करती है। पानी का दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए और वो साफ होना चाहिए। आलूदा पानी से डायरिया जैसी बीमारियां आती हैं और पैदावार फौरन गिर जाती है। सही कहा, बीमारियां तो वैसे ही नुकसानदेह हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बरवक्त वैक्सीनेशन और बीमारियों से बचाव। यहाँ प्रो एक्टिव शील्डिंग की अप्रोच है। डेयरी फार्मिंग में सबसे ज्यादा माली नुकसान सिर्फ इसलिए होता है कि हिफाजती टीकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, और लीथल थ्रेट्स बहुत खतरनाक हैं। मुंह खुर यानी FFD, गलघोटो यानी HS और चौड़े मार जैसी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन स्केड्यूल की इंतहाई सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। एक आउटब्रेक और फार्म का सफाया। अल्लाह बचाए। और बाहर के कीड़ों का क्या? पैरासाइट इरेडिकेशन भी तो जरूरी है। बाकायदा स्प्रे के जरिए चीचड़ों, मक्खियों और अंदरूनी कीड़ों का खात्मा करना होता है, जो जानवरों का खून चूसकर उन्हें कमजोर करते हैं। सही, और इसमें सबसे अहम क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स हैं। फार्म पर जब कोई नया जानवर आए या कोई बीमार हो तो उसे हमेशा अलग थलग रखना पड़ता है। बिना क्वारंटीन किए किसी नए जानवर को बाकी सेहतमंद रेवड़ में शामिल करना सबसे बड़ी गलती है। ठीक, समझ गई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ज्यादा पैदावार वाली गायों को गर्मी के दबाव से बचाना। यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रेशहोल्ड का अलर्ट है। जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो गायों की भूख अचानक कम हो जाती है और दूध का ग्राफ नुमाया गिर जाता है। क्योंकि ये लीथल हीट स्ट्रेस है। गर्मी से जानवर हाँफता है, उसकी दिल की धड़कन तेज होती है और वो अपनी आधी तवानाई इस तनाव को झेलने में जाया कर देता है, जो असल में दूध बनने के काम आनी थी। तो इसका हल क्या है? एक्टिव कूलिंग सिस्टम्स की तनसीब, शेड का दर्जा हरारत कम करने के लिए तेज रफ्तार पंखे, शॉवर यानी फव्वारे और ठंडा करने वाले कूलिंग पैड्स का लगाना। बिल्कुल, और चौथा कदम शेड एंड हाइड्रेशन का है। हमेशा ठंडे पानी की खुरलियों के करीब मादनियात से भरपूर नमक के ब्लॉक्स यानी मिनरल ब्लॉक्स जरूर रखने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते रहें। सही बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फार्म की सफाई और दूध दोहने के जदीद तरीके। अब हम एंड प्रोडक्ट की तरफ आ गए हैं। सैनिटरी प्रोटोकॉल्स में वाज़ेह है कि दूध दोहने से पहले हवाने को साफ पानी से धोकर साफ तौलिए से अच्छी तरह खुश्क करना लाजिम है। और उसके बाद आता है ड्राई मिल्किंग मेथड। दूध दोहने वाले के हाथ और बर्तन बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, क्योंकि अगर गीलापन होगा तो जरासीम पानी के जरिए थनों के अंदर आसानी से चले जाएंगे। ये तो बहुत बारीक पॉइंट है। और इसमें स्ट्रिक्ट टाइमिंग का असूल भी है। रोजाना दिन में 2 से 3 बार बिल्कुल एक ही मुकर्ररा वक्त पर दूध दोहना चाहिए, ताकि जानवर का जो हयाती निजाम है उसकी हार्मोनल रिदम मुतवाजन रहे। हाँ, और इन सब एहतियातों का असल मकसद मास्टाइटिस एलिमिनेशन है, सारू की बीमारी से बचाव। जल्दी और मुकम्मल दुहाई से हवाने की सोजिश यानी सारू के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं, जो वरना लाखों का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल सही फरमाया। अब हम आखिरी स्लाइड यानी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इख्तितामिया और माहिराना मुशावरात। यहाँ हमारे पास क्लियर एक्शन आइटम्स हैं। पहला, फार्म को बेहतर बनाने के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा, एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी चाहिए। जनाब मोहम्मद जावेद कमर, जो कि सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्री कंसल्टेंट हैं, उनका किरदार इस इंडस्ट्री में ज़राई खुशहाली के मेमार का है। और इनकी डिजिटल एक्सेस बहुत आसान है। अगर आपको मुकम्मल PDF, किताचे, खुराक के चार्ट्स और कंसल्टेंसी बुकिंग चाहिए तो सीधा उनकी वेबसाइट पर जाएं, जो है www.jqglobal.official.com। और अगर आपको डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए, फॉर्म पर कोई मसला है और फौरी रहनुमाई की जरूरत है, तो उनके WhatsApp पर राब्ता करें +92 349 9841 886। तो आज के इस गहरे जायजे के बाद मेरे जहन में एक ही नए जाविये की सोच पैदा हुई है। डेयरी फार्मिंग अब महज चंद जानवरों को चारा डालने का कोई रिवायती काम नहीं रहा, बल्कि हकीकत में ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री चलाने का फन बन चुका है। बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है ये। इस फैक्ट्री में पानी का एक एक कतरा, आपके वनडे का हर ग्राम और आपके शहद का दर्जा हरारत, ये सब फैक्टर्स बराह रास्त आपके मुनाफा का तयन करते हैं। तो आखिरी सवाल सुनने वालों के लिए ये है कि क्या हम अपने फार्म्स को इन जदीद और सख्त साइंटिफिक मेयारों पर परखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपना मुनाफा बख्श सफर आज ही शुरू करें। गाइड और चार्ट हासिल करने के लिए विजिट करें www.jqglobal.official.com और फौरी राब्ते के लिए व्हाट्सएप करें +92 349 9841 886 पर। आज के जायजे में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।